देता हूं। मेरे साथ मुकेश इंदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयपाल सिंह मांडोता बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं और जितेंद्र गोयल जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक। कुछ ही देर में कांग्रेस से अनुश्री भी मेरे साथ जुड़ेंगी। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं शुरुआत जितेंद्र भाई आपसे करना चाह रहा हूं। क्या टेक है इन नतीजों का आपकी नज़र में? देखिए, टेक साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत पहले से एक जो है संगठन जो है अपने को विस्तार की भूमिका में लेके आ रहा था। खासकर जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब सत्ता संभाली तो कहीं ना कहीं पार्टी विस्तार की भूमिका में थी और सबने अपना लक्ष्य पहले से जैसे डिसाइड कर रखा। आप देखेंगे अमित शाह जी, जो उस समय पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमित शाह जी जो ना उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण मैन ऑफ द मैच है, उसके बाद कोई भी मंत्री पद उन्होंने स्वीकार नहीं करा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, संगठन स्तर पर पूरे जमीनी स्तर पर नीचे तक काम किया, उसके बाद मंत्री बने। आप पहली बार कहीं ना कहीं देख रहे हो कोई भी सरकार बनती है तो उसमें जो भूमिका रहती है उसमें प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में रहते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में है, लेकिन अमित शाह जी का नाम पैरेलली चलता है। तो खासकर जब अपन बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल से थे, और पश्चिम बंगाल से किसी व्यक्ति ने जो है इतना बड़ा कोई विजन लेकर आगे बढ़े होंगे और वहां से एक भी सीट, आप देखिए पिछले कई सालों से एक भी सीट पार्टी वहां से नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन उसके बाद 2016 में लगभग 3 सीट जीत कर आना, उसके बाद में लगभग 70 के आसपास सीट के लिए और इस बार सत्ता में आ जाना, तो कहना कि संगत स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, कोई और एक सोच है, कोई एक विजन है, कोई एक मिशन है, उसको लेकर काम चला जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस मिशन में सक्सेस भी हो रहा है, लगातार सफलता भी प्राप्त कर रहा है। नहीं, लेकिन काम क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो SIR वाला पूरा इंसिडेंस, इसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर्स वाला पूरा इंसिडेंस, या फिर सेना का डिप्लॉयमेंट लगभग उतना जितना तो लोकसभा में पूरे देश भर में नहीं था। आपको लगता है कि SIR के प्रति डर से ज़्यादा SIR की प्रक्रिया पर विश्वास पुख्ता दिखाने के लिए मतदान बढ़ा? देखिए, ये तो आप तय मान लीजिए 93% मतदान होना कहीं ना कहीं विश्वास का ही प्रतीक है। और खासकर रिजल्ट अगर विपरीत आते, अगर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में ना आते तो अपन बात कर पाते कि कहीं ना कहीं SIR का विरोध हो रहा है या लोगों में नकारात्मक छवि बनी है। SIR 81 जो TMC अभी फिलहाल दिख रहा है, उसके हिसाब से तो ये समझ में आता है ना कि जिस पॉकेट की बात या मुस्लिम वोटर्स की जो बात थी वो एक मुश्त TMC की तरफ ही गई है, वो बीजेपी की तरफ आई नहीं है। लेकिन उससे इतर दूसरे खेमों से वोट जुटाने में TMC के पसीने छूट गए और वो ला भी नहीं पाई। देखिए, ये तय है, ये बिल्कुल आपसे कि कहीं ना कहीं राजनीति तो हुई है। खासकर जैसे कि वो हुमायूं जी, उनको लेके आया गया, उन्होंने भी काफी अच्छा, वो अपनी दोनों सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट उन्होंने भी परसेंटेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ TMC का उन्होंने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का तो कोई वोट शेयर वो लेके नहीं गए, वो लेके गए होंगे तो पूरा वोट शेयर वो जो है TMC का लेके गए। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है। ये सब ये रणनीति है, रणनीतिक विजय तो है ही है, पर साथ में मैं कह रहा हूँ कि SIR के प्रति जो लोगों के मन में जो भावना है और जो मैं कहूँगा जो धर्म की राजनीति कहूँगा मैं उसको, जो पार्टी करती है या फिर जो करती है उसमें कहने की सक्सेस हो रही है और परिणाम आपके सामने। धर्म की राजनीति हुई है, एक बाइफिकेशन, एक डिवीजन वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ है। ठीक है, आप सहमत हैं मुकेश भाई? देखिए स्वपन भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आज की जीत की बहुत बहुत बधाई। धर्म की राजनीति हर चुनाव में होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई है, ये चाहे कांग्रेस की, ये सभी पार्टियां करती हैं। आज जो M फैक्टर है जिसको आप मुस्लिम वोट कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का वो बिल्कुल कैडर बेस वोट है और वो पूरी तरीके से उनका झुकाव उनकी तरफ रहता है। वहाँ पे एक लुंगी गैंग चलती है, लुंगी गैंग का सीधा फैक्टर मुस्लिम मतदाताओं की तरफ ही जाता है और वो डायरेक्ट तौर पे आपको तृणमूल कांग्रेस ममता जी को सपोर्ट करती हैं और इस वजह से जो ध्रुवीकरण हुआ है उससे वहाँ की जनता के अंदर अमित शाह जी ने जैसा विश्वास पैदा किया है कि आप डरिए मत, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है, अपना केडर तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी नहीं, लेकिन बीजेपी की बंगाल में जीत ने एक मैसेज ये भी दिया है कि स्टेट मशीनरी पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। जब बीजेपी की तरफ से ये बयान आता है कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद भी 2 महीने तक हम फोर्सेस को यहीं पर रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोकल पार्टीज पर और लोकल मशीनरी पर टोटल डिस्ट्रस्ट हो जाए, ये करना चाहते हैं। देखिए, बंगाल में एक आम लोगों के अंदर डर का माहौल तो था
और डर इसलिए भी था कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है या जो लोकल मैनेजमेंट है या जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो जो अपने वोटर हैं उनको डरा के धमका के उनका पोलराइजेशन करते थे, जिसको छापा वोट भी कहते हैं। और अमित शाह जी ने वहाँ पे जैसे वहाँ के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ में हैं। और भवानीपुर के अंदर जाके शेर के उसमें मयान में जाके ममता जी को ललकारना और वहाँ से एक मैसेज दे देना कि आप चिंता मत करो कि यानी चुनाव के बाद भी 2 महीने तक हमारी सीआरपीएफ वहाँ रहेगी और जो कुछ भी हरकतें करेंगे उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट अगर गृह मंत्री जी का जाता है तो वहाँ के मतदाताओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है और उसी का नतीजा है कि ये जो 93% का आप रेशो देख रहे हैं उसका मतदान हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया। आपके कहने का मतलब ये है कि दरअसल देश में कोई सेक्युलर पार्टी है ही नहीं और जो बीजेपी है वो सेक्युलर तरीके से जीत नहीं सकती। ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा आप किस तरीके से तय करते हैं? हर पार्टी अपने मतों के आधार पे, अपने मतदाताओं के आधार पे सेक्युलरिज्म तो है नहीं। आज कुछ पार्टियां आप ये देखिए कि कांग्रेस है चाहे तृणमूल कांग्रेस है, वो मुस्लिम वोटों को अपना एक बपोती समझते हैं कि साहब ये वोट तो हमारे अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। उसी प्रकार अगर आप किसी एक धर्म विशेष के साथ में जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक समाज की हितैषी रही है और हिंदू समाज शुरू से उनके साथ जुड़ा हुआ है और हिंदुओं की विचारधारा को लेके चलती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर वहाँ पे अगर हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बांग्लादेश देखा है, बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं उनको इस तरीके का एहसास हुआ है कि आने वाले समय में ये चीज़ें पश्चिम बंगाल में होगी। तो इस वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और 100% उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है जयपाल भाई, देखिए एक चीज़ तो जो मैं जानता हूं, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बंगाल का सीएम वही होगा जो पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ है, बंगाली बोलता है और कार्य करता है, ये अमित शाह ने कहा था। जो बात मैं नहीं जानता था वो ये कि झालमुड़ी से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जो कि टीएमसी को हुई। देखिए निश्चित रूप से बंगाल का ही होगा और मैं समझता हूँ श्री राम को मानने वाला है और वो काली को मानने वाला भी है। वहां पर देखिए किस प्रकार से कहा गया कि देखिए उन्होंने कहा कि हम श्री राम को नहीं मानते हैं, हम तो काली माँ को मानते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि श्री राम भी शक्ति के उपासक थे। जब वो लंका जाते हैं तो उन्होंने भी शक्ति की उपासना की, उन्होंने पूजा करी। तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट करने का उन लोगों ने प्रयास किया। आज बंगाल की जनता ने उनको नकार दिया। जो लोग माँ, माटी और मानुष का कह के आए थे वो लोग मदरसा, मौलवी और मस्जिद की तरफ डाइवर्ट हो गया उनका ध्यान पूरा। तो उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं। अभी अब मोदी जी अभी जब कह रहे थे, हम सबने सुना, उन्होंने कहा कि जो नक्सलवाद जंगलों से खत्म हो रहा है तो कुछ पार्टियों में आ रहा है। उसमें ये भी है कि जो पिछले 5-7 साल से कांग्रेस में तो नए चेहरे जुड़े ही नहीं ना। कांग्रेस से तो चेहरे सिर्फ आप ही की तरफ गए, वो तो वही चेहरे हैं जो कांग्रेसी थे। हाँ, जो नक्सलवाद की, अर्बन नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, वो वहां पर देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का आज जीत हुई है, एक विचार की जीत है और इस विचार के लिए अनेकों खून पसीना हुआ है। वहां पे कार्यकर्ताओं ने खून बहाया है। और इस चुनाव में देखा, आप देखिए, आपने अब सबने देखा कि ये हो नहीं सकता था ट्रांसपेरेंट चुनाव। कारण कुछ भी एसआर को लेकर कांग्रेस पार्टी अनेकों चुनाव में एक चीज हो रही है इसके अंदर की, देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर दिया। जो इंडी गठबंधन, तथाकथित इंडी गठबंधन है, वहां पर आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट हुए, जो लेके आए आज राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पे राहुल गांधी का नेतृत्व, चलिए मैं यहाँ तक तो मान सकता हूँ कि आप बंगाल के लिए बोल रहे हैं, ये बात समझ से परे। वो आप असम के लिए बोल सकते हैं, वहाँ तो गोगोई बिहार है। तमिलनाडु के लिए आप बोल सकते हैं, केरलम के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन बंगाल से आप राहुल गांधी को सिर्फ INDIA ब्लॉक के तौर पर अगर देख रहे हैं तो ममता बनर्जी तो वैसे भी उनके साथ लंबे समय से नहीं चल रही थी। इंडी गठबंधन लाने वाले कौन थे, विचार कौन थे? विचार नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने INDIA में उस तरह की प्रेजेंस कभी रखने की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगा। सुनील भाई मान के चलिए अब और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये इंडी गठबंधन का जो विचार था वहीं से आता है, वही आपस में वहां कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। अब आने वाले समय में देखिए, आज बंगाल गया तो बंगाल जाने का मतलब हुआ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड पार्टी और हमने 10 साल तक संघर्ष। पर आपके विशेष सत्र में INDIA ब्लॉक पूरी तरह से एकजुट रहा। हाँ,
अब मैं वही बात कर रहा हूं कि जब बंगाल हाथ से निकल गया, वो आपस में चुनाव देखिए पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिकल बयान तो पॉलिटिकल बोलना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं, आपस में आप देखना, आज कह रहा हूं मैं आपको कि ममता बनर्जी अब वहां से बंगाल से फ्री हो गई है। अब इंडी गठबंधन में क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी? यस% ये है, और ये बंगाल के चुनाव ने संदेश दिया कि वो स्वीकार नहीं करेगी और राहुल गांधी जी की हार। 2 सेकंड, मरता क्या ना करता, इस बात को आप लोग इतना बेहतर समझते हैं कि एक सिटिंग सीएम राज्यसभा में सांसद बनने को तैयार हो जाता है, वैसी कोई मजबूरी ममता बनर्जी पर भी तो लागू हो सकती है ना, INDIA की तरफ से। देखिए, कहीं का जोड़ा कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, वो जोड़ना एक अलग चीज है। अच्छा। बाकी आइडियोलॉजिकल कहीं भी मैं नहीं समझता हूँ। अब ठीक है, आज कह रहे लोग अनेक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि बंगाल की, जैसे हमने आज मोदी जी ने कहा कि बिहार की जीत से ही बंगाल का रास्ता तय हुआ, तो आने वाले समय में आज हमारा केरला में 11% वोट है, तमिलनाडु में हमारा वोट % बढ़ा है, वहां पे भी सीटें आई है, केरला में भी सीटें आई है। तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी उस विचार पे काम करते हैं, आइडियोलॉजिकल जीत है ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की। एक सवाल मेरा ये है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ जितेंद्र जी आपके पास। मैं सिंसियरली जानना चाहता हूँ, सुबह से बीजेपी पूरा ये ट्राई कर रही है कि सारे डिस्कशन बंगाल पे रहे, असम पे ना रहे, तमिलनाडु पे ना रहे, केरलम पे ना रहे। असम पे क्यों नहीं रहे आप लोग? असम की जीत पर उतने खुश क्यों नहीं है जितना खुश आप लोग बंगाल की जीत पर हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा सीएम नहीं बनने वाले हैं, या वहां पर चूंकि आपके मुंह से, या हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह से डायरेक्ट निकल गया मियां पॉलिटिक्स, तो इसे तो मतलब कहीं वो पोर्ट्रे ना हो जाए? क्या है असम में तो जीतने के बाद, भारी बहुमत से जीतने के बाद भी आप असहज क्यों हैं? नहीं, देखिए आज केरला को लीजिए, कांग्रेस पार्टी वहां असम को ले, हाँ रिटर्न कर रही है। नहीं, आप पहले असम को लो। स्टेट आया हमारे पास, आप पहले असम को स्टेट भी है, आप पहले असम को बंगाल, मान लो हमारे पास भी असम आया वापस। हाँ। बंगाल वो थे, कांग्रेस पार्टी वहां ऑलरेडी केरल में राज कर चुकी है, वहां पे पहले कांग्रेस पार्टी रही है। अरे कब से नहीं, कब से नहीं? हम तो पहले नहीं है, लेकिन रहा है ना, 40-50 साल हो गए भाई साहब उनको वहां पर सत्ता में बना नहीं रहे थे कि अनबू जी पहली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर हमने यदि इतनी % जीत, यदि हम जीतते हैं तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, पर असम पे भी तो होनी चाहिए ना। असम पे ऑलरेडी हम हमारे 15 साल 10 साल से सरकार है, ऑलरेडी हम जीते हुए हैं, अच्छा % बहुमत था, वो भी कोई जोड़ तोड़ की राजनीति से नहीं हुआ है। हेमंत ही सीएम रहेंगे, वही रहेंगे, सीएम वही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप अनाउंस कर रहे हैं, मैं ब्रेकिंग मार दूं। हाँ चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई सीएम है। और बंगाल का सीएम भी अपन चर्चा कर चुके हैं, बंगाल के सीएम भी वही है। मैंने कहा ना कि जो जय श्री राम भी कहेगा और काली माँ की जय बोलेगा, बंगाल का हो, बंगाली बोलता हो, वो भी सबको पता है। तो उसके चेहरे मछली पे क्यों नहीं जाए? उसके चेहरे पे मछली खाता हो नहीं, अच्छा ठीक है जितेंद्र भाई, मैं सिंसियरली असम पे भी बात करना चाह रहा था। देखिए बहुत स्मार्ट मूव था, चुनाव घोषणा होने से पहले जिन योजनाओं का पैसा बचा हुआ था उसको बढ़ाया भी गया, लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो एक वो जो महिलाओं के साथ वो मामा वाला कनेक्शन जो शिवराज सिंह चौहान बनाया करते थे, वो बनाने में हेमंत बिस्वा शर्मा फाइनल मोमेंट पर सफल रहे। ठीक है, इसके अलावा मियाँ तो वो नहीं, वो चंकी पांडे शायद मामा मियाँ बोलते हैं, तो वो मामा मियाँ ये दोनों शब्द इतना सही तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा इस्तेमाल कर ले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप क्या जोड़ना चाह रहे थे? मैं बस इतना जोड़ना चाह रहा था कि अभी जब बात चल रही थी तो जैसे उन्होंने कहा कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो मैं वैसे आज जीत रहे हैं तो बहुत शुभकामना करते हैं, और जो भी बोलते हैं वो जब जीत में आप कुछ भी बोल सकते हैं। हार में आपको थोड़ा दबाव की भूमिका में, तो आज जयपाल जी बड़ा हमारे खुल के बातचीत कर रहे हैं। बट जयपाल जी आप भी जो बात कर रहे हैं ना, आप असम जीते, कांग्रेस से लीडर आपने इम्पोर्ट किया, ठीक है ना, आप TMC यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं, TMC से आपने इम्पोर्ट किया है। आप विचारधारा की बात कैसे कर रहे हैं? आप वो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की बात करती है, जो जय श्री राम की बात करती है, जब मैं कह रहा हूं संस्कृति की बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात करती है, वो लोग आज आपके एक ममता बनर्जी एक लाइन बोलते हैं कि आपको जो ना मच्छी भात खाने को नहीं मिलेगा, और आपके तमाम लीडर तिलक लगाकर और पहनकर जो ना मछली खाते हुए दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारधारा की जो आप बात करते हो, वो मैं आप जीते हैं, और जब कहते हैं जीत में सब कुछ स्वीकार है, लेकिन आप कह रहे हैं भानुमति कुनबा, तो आप भी ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 40 से 45% जो बड़ा लीडर है जो साउथ में जो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस में झांको आपको वाम दल नजर आएगा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी में झांको आपको उसमें कांग्रेस नजर आएगी। आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आप भी मैं कह रहा हूं। हाँ। तो आप जो बार बार जो कह रहे हैं ना कि विचारधारा, तो आपकी विचारधारा तो बिल्कुल जैसे वो पानी में कुछ मिला देते हैं ना अपन लोग, उसका स्वाद बढ़ाने, कोल्ड ड्रिंक में जब मान लीजिए पानी में कुछ मिलाया तो स्वाद आ गया, तो वो स्वाद जो है वो कांग्रेस का स्वाद है,
आपके अंदर वो जो स्वाद आ रहा है वो कहीं ना कहीं टीएमसी से आ रहा है। आप बता दीजिए कि आप शुभेंदु अधिकारी के बिना टीएमसी आप जो इतने बड़े जीत वही रहे हैं, शुभेंदु क्या वो- अधिकारी जो लगातार आपके निशाने पर थे जब तक टीएमसी में ठीक है थे। ना? वही ये जो आपके जो असम के हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री शर्मा, आपने 2 साल से same case। आप घोषणा करें कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के पुराने किसी कार्यकर्ता को आप बनाएंगे, तो अभी देख लो आपको रिजल्ट क्या आ जाते हैं। तो आप ये कहना मुझे लग रहा है। राजस्थान में बनाया है क्या? इसी एक्सपेरिमेंट को वो रिपीट करते हैं, देखना ही है। देखिए, राजस्थान की बात अलग है, मैंने कहा ना। नहीं देखिए, अगर उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि राजस्थान से आप पूरी तरह खुश हैं। देखिए स्वपन जी, हाँ, मुकेश नॉर्थ भाई। की राजनीति और ईस्ट की राजनीति में और साउथ की राजनीति में फर्क है। नॉर्थ के अंदर जहाँ पे हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का केडर है, और आप ईस्ट के अंदर जाएंगे और साउथ के अंदर जाएंगे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का केडर नहीं है। इनको किसी न किसी पार्टी को तोड़ के ही अपना केडर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर बंगाल की बात करूं तो शुभेंदु अधिकारी के अलावा इनके पास में ऐसा कोई नेता ही नहीं दिख रहा था जो कि वहां पे उनका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन पाए। आसाम के ट्राई अंदर तो किया था, नहीं, अगर मैं गलत ट्राई नहीं हूं तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली फिल्म ना। स्टार्स को भी सफलता कहाँ मिली? लिया था बंगाल में, सफलता कहाँ मिली? तो जो टच वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना बेस बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे अपना कुछ जो भी उनको लीडरशिप मिलती है जो जिनसे इनके विचारधारा मेल खाती हो वो उनको ये पार्टी में लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने आसाम के अंदर किया था, और आज देख लीजिए आसाम और आसाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर को आसाम में जाके इतनी रैलियां नहीं करनी पड़ी और सिंगल शॉट इन्होंने स्वीप किया है। तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर इनके पास में, अगर कांग्रेस के पास भी कोई, सुनिए ना, कांग्रेस के पास में भी कोई हीरा है। आज भारतीय जनता कांग्रेस सचिन पायलट जैसे नेता को अगर राजस्थान में हाशिए पे ले गई, उसकी दुर्गति हुई कि नहीं कांग्रेस की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये खास बात है कि अगर दूसरे कोई लीडर यहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूं, और ये बातचीत काफी पहले चालू हुई थी कि लोगों को बीजेपी के कुछ चेहरों से आपत्ति होती है, पार्टी से नहीं। और वही चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी ये बात समझ में आ रही थी कि जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे से कुछ लोगों को भारी आपत्ति थी, उसकी काट हेमंत बिस्वा शर्मा कर ले गए, ये उनकी उपलब्धि रही, बिल्कुल है ना? बिल्कुल रही है। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। मेरे साथ अनुश्री भी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। अनुश्री, अच्छा लगा मुस्कुराते देख के, क्योंकि मैं शाम से कांग्रेस के मुस्कुराते चेहरे मिस कर रहा था। मतलब जब रुझान फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ने लगे तो कांग्रेस ने मुस्कुराना छोड़ दिया, जबकि केरलम के हिसाब से तो आपको मुस्कुराना चाहिए था ना। स्वप्निल जी, ऐसी बात नहीं है। अब हंसना तो एक नेचुरल होता है कि इंसान हंसना कैसे छोड़ सकता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी क्या परिस्थिति है मैडम? फाइट कर रहे हो आप लोग, राजनीति में तो ये चलता रहता है। फाइट, जी बिल्कुल, मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, जो भी रिजल्ट रहे, बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, तो 3 स्टेट के लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और इसके अलावा जो भी हमारे कारण रहे हैं तो उस कारणों का रिव्यू किया जाएगा, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएंगे कि कहाँ कमी रही, क्या रहा। तो चीज के लिए ऑलरेडी पार्टी स्तर पे अलग निर्णय होंगे। लेकिन अनुश्री देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद आप जितने भी चुनाव हारे हैं, उसमें जितनी भी कमेटियां बनी, उन्होंने कोई सुझाव भी दिए तो कांग्रेस ने उसको लिया नहीं, बोले हम इस पर नहीं चल सकते। तो एक और उसका आप स्क्रूटनी कर ही लेंगे तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? स्वप्निल जी, देखिए, आप कह रहे हैं वो बात कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, संगठन स्तर पे सभी की जो सहमति होती है उसको मानना पड़ता है। तो मोटे तौर पे क्या आपके उल्टा गया, आपके उलट क्या गया? क्या चीज थी वो जिसने घूमकर हंटर की तरह वार किया है आप पर? मैं वही बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे निर्णय लिए गए, अब देखो जो रिजल्ट आता है वो तो डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय है, वो स्वीकार्य है। लेकिन किस तरीके से, कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, हम जिस स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे थे वो क्या जनता को पसंद? प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा आपकी स्ट्रेटेजी आरजी, राहुल गांधी। उन्होंने INDIA ब्लॉक को भी रगड़ दिया और सीधे कहा कि राहुल गांधी की वजह से ये हो रहा है, जो कि सच भी हो सकता है, क्योंकि धड़ाधड़ इतने चुनाव हारना किसी की लीडरशिप में। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप इस अपोजिट में अगर केरल का ले तो केरल का भी
आपको रिजल्ट दिख ही रहे होंगे सामने। और बार बार अभी तक डिबेट में सुन रही हूँ सिर्फ एक वेस्ट बंगाल की बात आ रही थी, तो मैं नहीं मानती कि वेस्ट बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको क्रेडिट ले रही है, लेकिन वहां मैं मानती हूँ कि जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमारे एलओपी राहुल गांधी तो ऑलरेडी कह चुके थे कि ये जो जीत है वो 15 साल की विफलता का सर्टिफिकेट है। टीएमसी ने वहां इतनी गुंडागर्दी मचा दी थी कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नहीं तो ऑप्शन नहीं ऐसे बचा गुंडों था को तो आपने जनता कहाँ INDIA ब्लॉक में शामिल ही क्यों किया था? मैं समझने आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ये जान रहे हैं कि टीएमसी के लोग गुंडे हैं, तो टीएमसी के लोगों को INDIA ब्लॉक में शामिल क्यों करवाया गया, उनसे हाथ क्यों मिलाया गया? स्वप्निल जी देखिए, वो चीजें पुरानी थी, क्या निर्णय लिए गए क्या नहीं निर्णय लिए गए, बाद में हमारा अलायंस बाद में हुआ भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखिए, हमारे एलओपी ऑलरेडी बोल चुके थे कि जो बंगाल के हालात है, पर मुझे एक बात की खुशी है, आपने ये नहीं कहा कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में चुनाव में उतरे। तो जो जनता है उन्होंने सिर्फ एक एज ए ऑप्शन चूज किया है बीजेपी को, तो बीजेपी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश। मैम एज एन ऑप्शन ही होता है ना, केरला में भी तो UDF को एज एन ऑप्शन ही चूज किया गया ना, ऑप्शन फॉर वाम दल। मैं वही कह रही हूँ कि जनता तो काम को देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, अगर जनता ने उनको एज ए ऑप्शन चूज किया है तो अगर काम करेगी ठीक है। आज आप हमारी बात अभी मतलब वोट चोरी नहीं हुई, अभी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी फिलहाल के लिए देखिए, मैं इस चीज पे तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वहां पे बंगाल में जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे, महिला अत्याचार से लेके युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, किसानों को दाम नहीं मिलना, और भी बहुत सारी तमाम, देखिए बंगाल की परिस्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और टीएमसी मेरे को लगता है जहां तक 15 साल के राज में चीजें भूल गई थी कि उनका जो मॉडल है वो क्या है या वो क्या काम करना चाह रही है, तो जनता निश्चित तौर पे उनको जवाब तो देती। हाँ, लेकिन जनता के जवाब में आप ना ऑप्शन A थे, ना ऑप्शन B थे, ना ऑप्शन C, आप नन ऑफ द अबव भी नहीं थे। आपने मेरे से ये पूछा कि बंगाल में क्यों चेंज आया। अब उसके बाद मैं बता दूं, हमने हमारी स्ट्रेटेजी पे काम किया, स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं विफल रही, तो इसकी हम जो है रिव्यू मीटिंग करेंगे कि भाई क्या हमारी स्ट्रेटेजी में कमी आई, क्या जनता को हमारी चीज पसंद नहीं है, इस पर रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, मैं ये बात दरअसल जितिन जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं जयपाल भाई आपसे मैं पूछना चाह रहा था, मतलब महिलाओं के प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध लगातार आप लोगों ने जब बोला, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि NCRB के आंकड़े जारी क्यों नहीं हो रहे हैं? हम भी तो देखें यूपी में कितने हैं, MP में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, पंजाब जो कि आपके हाथ में भी नहीं है, इसलिए मैं उसको भी साथ में जोड़ रहा हूँ। मतलब एक वो डेटा क्लियर होगा ना कि किस राज्य में एग्जैक्टली कितना महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। NCRB के आंकड़े तो रुके हुए हैं, जब तक रुके हुए तब तक आप किसी भी स्टेट को सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कह दो, हम मान लेंगे। देखिए NCRB के डाटा तो आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। कब? तो जो दिख रहा है वो तो सामने है कि आज जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़े हैं वो सामने हैं। आज तो हाथरस भी रहा था यूपी में, स्टेट की पुलिस वेबसाइट खोल के देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डाटा डिटेल मिल रही है पूरी। नहीं, लेकिन तो दिख तो यूपी में भी रहा है ना, दिख रहा है, दिख तो यूपी में भी रहा है। हाँ, NCRB का डाटा जहां तक सवाल है, NCRB का डाटा आई थिंक 2023-24 का आया है, लास्ट 2023-24 का। तो जो अभी है आ जाएगा NCRB का डाटा, चूंकि अभी सेंसस भी चल रहा है तो इसके साथ में। लेकिन तो अब चालू हुआ है भाई। एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ ये गुंडे हैं, और टीएमसी वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुंडे ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का आगे कोई गठबंधन नहीं होगा, इंडी गठबंधन में किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है कि आप कांग्रेस एलओपी 100 चुनाव हार चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एलओपी के नेतृत्व में आप 100 चुनाव हार चुके हैं। और नहीं, लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात नहीं, 2 मिनट मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूं कि एलओपी के नेतृत्व में लगातार वो हार रहे हैं, लेकिन आप भी तो एलओपी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, तो आप एलओपी को अपना कंपटीशन तो मान ही रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स देखिए, आज हमने सुशासन की राजनीति शुरू की, आज सुशासन की राजनीति की जीत है। हमेशा आप देखिए, मोदी जी 2014 से आए, हर चीज का विरोध करना, राम मंदिर आया, धारा 370 आई, ट्रिपल तलाक कानून लेके आए, ऑपरेशन सिंदूर रहा, अभी रिसेंटली यही सबमिट हुआ, उसमें भी आप कपड़े उतार के चले गए। तो देखिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद की राजनीति, आप देश का, कब मोदी जी गालियां दीजिए, आप पार्टी को, बीजेपी को दीजिए, आप देश के विरोध में हो जाते हैं, ये देश का नागरिक। ठीक है, मैं रोक रहा हूं। जितेंद्र जी कुछ जोड़ रहे थे, उसके बाद फिर मैं मुकेश भाई आपके पास आऊंगा। जो मैं जोड़ना चाह रहा था वो जयपाल जी ने जोड़ दिया। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि मैम कह रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य में ये गारंटी ले रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस है वो कभी टीएमसी के साथ जो है गठबंधन नहीं करेगी इंडिया में? अगर अब टीएमसी जो वर्तमान में परिस्थिति है
हैं तो क्या उनको शामिल नहीं तो करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप जी। सब लोगों को ये लग रहा है कि बेसिकली 2029 के चुनावों में अब एक बहुत बड़ा गठबंधन सचमुच बनने वाला है। और दूसरी बात अभी जो मैम ने कहा, मैं राजनीतिक दृष्टि से मैम मैं आपको बोल रहा हूं, और ये मजाक में मैं बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी सीरियस बात है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है ना बार बार जो है कांग्रेस को ही क्यों उल्हाना दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो आपके जो आज के रिजल्ट है ना उनमें कांग्रेस टेरर के अलावा कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री अपनी भाषणों में कांग्रेस को जिंदा रख रहे हैं तो ये आपके लिए खुशी की बात है। आज आपको मुख्य विपक्ष के रूप में अगर प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो मुख्य मुकाबला जो भविष्य में है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज राष्ट्रीय मंच से अगर बात या राष्ट्रीय जो भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो भी प्रवक्ता अगर कांग्रेस की बात अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि बदनामी अच्छी, मतलब नाम ना हो या बदनामी अच्छी, तो कहीं ना कहीं आपको नाम लेकर जिंदा रखे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे समीकरण, आप पूरा ओवरऑल जो एनालिसिस करें इस चुनाव का, केरल के अलावा आप कहीं भी नहीं जीत रहे। मैं इसमें एक पॉइंट और आगे ले जाता हूं। जी। मैं आपके पास आ रहा हूं मुकेश भाई। सवाल यह है, और इस बात को सब सोचिएगा, तमिलनाडु ऑप्शन चाहता था, उसने बीजेपी को तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। उसने तवज्जो दी तलपति विजय को, जो पिक्चरों में तो हो सकता है कि बहुत अच्छे जनता फ्रेंडली पॉलिटिशियन का कोई रोल करके साबित हुए हों, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका कोई वो ऐसा नहीं है कि आते ही इस तरह से छाने वाली परिस्थितियां बने। उन्होंने ऑप्शन, मतलब साउथ ने ऑप्शन के तौर पर, पुडुचेरी को मैं 2 मिनट साइड में रख रहा हूं, साउथ ने ऑप्शन के तौर पे बीजेपी को नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या है, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा था स्वप्न भाई, कि जो साउथ और ईस्ट के अंदर लैंग्वेज की प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में बहुत ज़्यादा रहती है। और डीएमके ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वो साउथ तो अपने हिंदुस्तान का एक देखा जाए तो धार्मिक विषय के अंदर सनातनी हब है, बहुत सीधे बोलते हैं ना, सनातनी हब है, सनातन हब है। पर वो सनातन में ही सनातन की पार्टी को अपना ऑप्शन नहीं मान रहे हैं, और उसमें उन्होंने उसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। एआईडीएमके वहाँ पे शायद सेकंड नंबर की रही है, और जो आपने बताया उनको उस पर भरोसा जताया है वहाँ के लोगों ने। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का वहाँ पे हारना ये अपनी विधानसभा में, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इन नेताओं को सोचना चाहिए कि हम लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। आप मुद्दों की राजनीति करें लेकिन धार्मिक मुद्दों को ना छेड़ें। ठीक है, मैं ये धार्मिक मुद्दों वाले पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ कहा है। शाम को प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को बीजेपी कार्यालय में सभी नेताओं ने बैठकर साथ देखा। मेरे ख्याल से उसके बाद ही शायद मीडिया से या तो बातचीत की है या वहाँ पर मंच पर कोई संबोधन दिया है। एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमेशा हम विकास की राजनीति, और लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कल्याण की योजनाएं हो, विकास हो, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। आज की ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के काम की है, उनके विजन की है, और देश की जनता को उन पर भरोसा है। इसलिए लगातार जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आपके माध्यम से मैं उन सभी राज्यों की जनता को, उन कार्यकर्ताओं को, और जो यहाँ से कार्यकर्ता गए हैं उन सभी को, संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं को जो भावना थी, उन सभी को मैं आज इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आप देख रहे हैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में कार्यालय पर कितना बड़ा जश्न हुआ है। ये हमारे हर जिले में भी जा रहा है, हर विधानसभा में भी जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के जो लोग हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की जीत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि घुसपैठ ये उसके रास्ते के माध्यम से कितने आ रहे थे, ये उन सब पर रोक भी लगेगी। और हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारी जिस तरह से मिशन है, हम क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, उनके नेतृत्व में प्रदेश भी विकसित होंगे और भारत भी विकसित होगा। बंगाल और
और देखिए ऐसे ये बाइट सुनते सुनते एक बात दिमाग में आई है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। अमित शाह पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस के भीतर जिंदा रहेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए नक्सलवाद खत्म होने वाला है या नहीं, या तो कांग्रेस पूरी खत्म होने वाली है या कांग्रेस के अंदर अगर नक्सली बच कैसे जाएंगे अगर आप इसी 2026 में खत्म करने वाले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी ने बंगाल के संदर्भ में कहा था कि वहां पे गुंडा राज है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि राहुल गांधी जी की एक बाइट आई थी गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का नाम लेके पश्चिम बंगाल का जिक्र किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और काफी वायरल भी हुई थी। उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूं ये था कि अगर इस विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीत मिलती तो इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व आज राहुल गांधी कर रहे हैं वो इनके हाथ से निकल के ममता जी के हाथ में जा सकता था। ममता तो रेडी थी, ममता बनर्जी ने ये कहा था कि एक बार ये चुनाव जीत जाए उसके बाद अब तो दिल्ली तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए उस बाइट के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को टारगेट करते हुए वो बाइट करी थी। ठीक है, मैं अनुश्री आपसे जानना चाहता हूं, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं किसी भी स्पोर्ट्स को पकड़ लें, आप टेबल टेनिस को पकड़ लें, क्रिकेट को पकड़ लें, इनमें से जो भी आपको स्पोर्ट ज़्यादा रुचिकर हो, उसमें क्या होता है कि एक तो अपना होम टर्फ होता है जहां पर हम खेल रहे हैं और एक होता है दूसरा टर्फ। अब प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे टर्फ पर तो आप धराशायी हैं, मतलब आपके बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाते, और मुसीबत यह है कि अभी मैचेस उसी टर्फ पर होंगे और उस टर्फ की कोई काट आपके पास नहीं है, ना आपने उस टर्फ पर खेलने की रणनीति सीखने की कोशिश की, न ही कोई इमेज ब्रांडिंग की कोशिश की, न ही कोई कोच लगाया। एक आध बीजेपी का पुराना चेहरा उठा लाइए, वो शायद आपको इस टर्फ पे खेलना सिखा दे, ये भी आपने नहीं किया है। स्वप्निल जी देखिए, आप कह रहे हो ये बात मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई हमने हमारी स्ट्रेटेजी तो लगाई थी, लेकिन स्ट्रेटेजी में कहाँ कमी रही, किस तरीके से कमी रही, उस चीज के लिए हाँ सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से आगे स्ट्रेटेजी। पर लेकिन अब देखिए एक बात है ना, राहुल गांधी तो पूरा भारत घूम चुके हैं, उसके बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आया है कि अब हमें स्ट्रेटेजी को रीब्रांड ही करना होगा, रीस्ट्रक्चर ही करना होगा, ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर अब कुछ नया ही बनाना होगा, ये गेम तो चलने वाला नहीं है, चलबो नहीं। निश्चित तौर पे देख लिया हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो ठीक है, हाँ हम इसका रिव्यू करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी में कहाँ कमी रही, कहाँ जनता को पसंद नहीं आई स्ट्रेटेजी, और उस तरीके से फिर आकलन करके वापस नए सिरे से काम किया जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई दूसरा हिस्सा जो है वो धराशायी रहता है या फिर काम नहीं कर पाता है, तो आप एक चीज को मैडम बीजेपी कहीं तो कुछ सही कर रही है ना, बीजेपी कहीं तो कुछ सही कर रही है ना। कंपटीशन होता है तो सेकंड टीम जो है वो कहीं ना कहीं बार बार अपनी एक्सरसाइज तो कर रही होती है ना। आप चुनावों में अंडरडॉग भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं अनुश्री मैं स्पोर्ट्स वाली बात को ही कंटिन्यू रखते हुए ये बोल रहा हूँ, और ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया अंडरडॉग को जीतते देखना चाहती है, पूरी दुनिया अंडरडॉग को जीतते देखना चाहती है। आपका स्टेटस अंडरडॉग का भी नहीं है। मैं नहीं मानती, देखिए स्वप्निल जी इस बात को काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रिव्यू भी करेंगे कि कहाँ कमी रही, क्या रहा। ठीक है, आज जो भी निर्णय है वो स्वीकार है, जनता के द्वारा लिए गए निर्णय है, लेकिन ठीक है हाँ हम आगे काम करेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है, अब मैं जयपाल भाई बहुत सोच के बताइएगा, विकास की राजनीति आप करते हैं ना, तो किसी रैली में हमने कितनी नौकरियां दी गिनाते हैं, ना कभी ये बताते हैं कि ये जो प्राइसेस चल रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है हमें चुने जाने का, जब हमारी मर्जी होगी तब हम राहत देने की सोचेंगे। ना आप ये बताते हैं कि जो भर्तियां रुकी पड़ी हैं रेलवे की या सेना की या अग्निवीर से आपने क्या अब तक हासिल कर लिया, ना आप वो बताते हैं, आप देश प्रेम की बात करते हैं। तो विकास की राजनीति में ये मुद्दे मंचों से क्यों नहीं बोले जा रहे हैं? मतलब जबकि मतलब अगर मैं सिंसियरली मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने जर्नलिज्म की डिग्री की थी तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से सिल्वर मेडलिस्ट था, उस लिहाज से मैं कुछ अच्छे सवाल पूछ सकता हूँ। आप क्यों नहीं बताना चाहते कि आपने कहाँ गोल्ड मेडल और कहाँ सिल्वर मेडल हासिल किया है? देखिए सबने भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अग्निवीर से शुरू करता हूं। आज देखिए अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। आप देखिए अपने आप में ये चीज़ अपने आप में जवाब मिल रहा है, अपने आप में प्रासंगिक हो जा रही है कि आने वाले समय में हमारे सामने चैलेंज होंगे वो क्या होंगे।
हमारी इसमें थल अग्निवीर सेना- क्या करेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आप आपको अग्निवीर कि भेज रहे इसके- हो? हाँ, इसके लिए तैयार करना लोगों को। हमने मॉक ड्रिल की। आप कितने सालों 1971 के बाद में मॉक ड्रिल, पहली बार मॉक ड्रिल हुई, लोगों ने नहीं फॉलो किया। ये तो चैलेंज है अपने सामने। अग्निवीर जो बन के आ रहा है आज 4 साल बाद में, इजराइल को देख लीजिए आप, हर सैनिक, हर आदमी की जरूरत है वहां पे। हिंदुस्तान ने इसी की तैयारी की। आने वाले 20 साल बाद में हमारे पास क्या चैलेंज होंगे, अपने आप में सर्टिफाइड है कि 2014 के बाद में अपना जो ये आप डिफेंस- मंचों पर क्यों नहीं बोलते? अपना जो डिफेंस सिस्टम अपना अरे भाई, तैयार हुआ है। ये आप मंचों पर क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं नाम तो। कहाँ बोल रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमने चिल्ला चिल्ला के बोला। उसमें अग्निवीर कांग्रेस कहाँ से आ गए पार्टी, भाई? राहुल गांधी जी तो मानेंगे नहीं वो उसमें अग्निवीर कहां से आ गए? मैं वही कह रहा हूं, अग्निवीर आज जो हमारे पास चैलेंज है, जो चैलेंज ये है कि आने वाले समय हमारी थल सेना का कोई काम नहीं कितनी रहेगा। नौकरी दी? हमारे कितने पास मंच में पर बोला? हमारा हर देश का नागरिक मॉक ड्रिल तय बंकर में जाने के लिए तैयार है, उसकी ट्रेनिंग हो, यही तो देके भेज रहे हो। अरे क्या भाई, कर मैं रहे हैं? आपसे ये कह रहा हूं, विकास की राजनीति हाँ, में आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हाँ। हैं। आज देश देखिए, आज अनेकों देश अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अरे अनेकों भाई, देश। हाँ। आज देश के अंदर चैलेंज ये है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया कि नहीं दिखाया। ये हमने कहा ना कि देश, अरे भाई, देश में तो होगा। चैलेंज, देखिए जयपाल भाई, देश में तो चैलेंज ये भी है कि जो नौकरी पे लगा हुआ है वो अपनी नौकरी कैसे हाँ, बचाए। उसमें नौकरी पे आ रहा हूं। नहीं, कैसे मैं बचाए वही वो कह रहा अपनी हूं। नौकरी, ये आज बताइए आप आप। देख लीजिए, तो विकास की आज राजनीति एयरपोर्ट मतलब देख लीजिए, हाँ। आज नौकरियों में देख लीजिए, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आज 10 सालों में मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं कह रहे? आप बंगाल में फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, आपके रिसर्जेंट राजस्थान को 2 साल हो गए, कितनी फैक्ट्री लग गई? मैं वही कह रहा हूं, आज यदि हम 10 सालों की चर्चा करें, एक एक मुद्दे पे हम चर्चा करें, क्यों नहीं मजबूत हुआ है? आज हमारे हाईवेज देखिए, मेट्रो देखिए, एयरपोर्ट देखिए, आज कितने एयरपोर्ट बन गए, एम्स कितने बन गए। तो हर सेक्टर को यदि हम सेक्टर वाइज चर्चा करें तो आज देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ है? हमारा डिफेंस मजबूत हुआ कि नहीं हुआ है? आज हम सेल्फ मेक इन इंडिया में हुए कि नहीं? हमारे यहाँ बने हुए ब्रह्मोस और आकाश देखा नहीं हमने अभी। ये हम तो दिखा रहे हैं कि देखिए देश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के अलावा सब लोग देख पा रहे हैं। आप श्रीलंका, भूटान और नेपाल की बात क्यों करते हो हमेशा? आप ऐसे देशों की क्यों बात करते हो? नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है जयपाल जी। नेपाल कह रहा है वो आज ही उसने जो नहीं, इंटरेस्टिंगली जिस दिन हमारे यहाँ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, नेपाल ने पेट्रोल और डीजल के दाम मैं घटाए हैं। बोलना चाहूंगी पेट्रोल 2 रुपए और डीजल के दाम 12 रुपए घटाए तो हैं। सुनने में और आ रहा है, हमारे चर्चा ये आ रही है कि हमारे बढ़ने वाले, जबकि नेपाल, जयपाल भाई, जयपाल भाई, जयपाल भाई, 2 मिनट, जयपाल भाई, जयपाल भाई, जयपाल भाई, जयपाल भाई, एक बात बताइए, नेपाल अपना पेट्रोल डीजल कहाँ से लेता है? भारत से। हमसे। स्वप्निल भाई, वो सवाल पैसा तो कम नहीं कर रहा है, आज उन देशों हम नहीं का कर रहे हैं। अस्तित्व खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप। हाँ। वो देश अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आज देश भारत सन और धाक के साथ में यदि चैलेंज के साथ में कह रहा है हाँ। कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े। आज युद्ध की स्थिति पर डर तो ये है कि आज नतीजे आ गए, 3 दिन बाद बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं जो क्रूड ऑयल बना रहे हैं उन देशों की स्थिति देखिए ना आप। हाँ। उनको उन देशों की स्थिति देख लिए, भारत ने नहीं बढ़ने रही, भारत की मजबूती नहीं है तो क्या है? ठीक है, अनुश्री कुछ जोड़ रही हैं, उसके बाद फिर मैं मुकेश इंदौरिया के पास जाऊंगा। अनुश्री, क्या बोल रही हैं आप? ये अभी पेट्रोल डीजल की बात ले रहे थे, तो कुछ टाइम पहले शायद ये मुद्दा भी बना था, जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर्स की और जो 5 लीटर वाले जो सिलेंडर्स थे उनके भाव इन्होंने अचानक से बढ़ा दिए थे। एक दिन पहले नवदीप पुरी जी का भी ट्वीट आया था। मेरा इनसे एक ही सवाल है कि आप ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद आपने तुरंत सिलेंडर्स के भाव बढ़ा दिए। मुझे एक बात बताएं, आज गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल से लेके सारी चीजें, अभी ये युद्ध की बात कर रहे हैं, 28 फरवरी को युद्ध चालू हुआ था अमेरिका ईरान का। आज आपका सवाल क्या है? इन्होंने पहली चीज तो इन्होंने कहीं अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं रखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 18 जहाज जो है वो अटके थे भारत के, एलपीजी के थे, पेट्रोल के कितने थे, आज तक इन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने नहीं दिया, नहीं, आप लोग उनसे स्टेटमेंट निकाल नहीं पाए क्योंकि आप मजबूत नहीं है। अचानक से इसके लिए देश विपक्ष चुनता है। विपक्ष तीसरा सवाल मेरा इसीलिए चुना जाता है कि वो सरकार से कुछ निकलवाए। रशिया से आ रहा है तो ऑयल की कमी तो हो नहीं रही है। चौथा सवाल मेरा, अगर ये वेट टैक्स पर भी आ रहे हैं तो इनकी जो डबल इंजन की सरकार का वादा करते हैं ना, ये राजस्थान में इनकी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, हरियाणा में भी इनकी डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। एक बार पेट्रोल और डीजल के भाव देख ले, पड़ोसी बॉर्डर स्टेट में क्या पेट्रोल की रेट तो वहां पर है और क्या पेट्रोल की रेट यहाँ पर है। इसका जवाब दे दे। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, इन कंटिन्यूएशन आपका भी रिएक्शन आना चाहिए था क्योंकि ये टॉपिक था। लेकिन एक बार फिर मैं इलेक्शन के नतीजों पर यहाँ पर वापस आना चाहता हूँ। मुकेश इंदौरिया जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि 2027, 2028 और 2029 जिसका फाउंडेशन, जिसकी नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच से रखी है। जी स्वपन भाई, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये मानना पड़ेगा अपने को। और वो एक चुनाव खत्म करते हैं तो दूसरे की प्लानिंग करना चालू कर देते हैं और उसका
ग्राउंड पे उसकी वर्किंग और प्लानिंग पूरी तैयारी के साथ में करते हैं। आज अगर ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि आज आप का दिन है, आप इसको आनंद कीजिए, लेकिन कल से ये वापस लग जाएंगे। और ग्रास रूट पे जो इनका केडर है वो काम करते रहता है, और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास कोई केडर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास में एक केडर बेस्ड पार्टी है, और ये 24/7 काम करने वाले लोग हैं, और इसका फायदा इनको आने वाले चुनाव में 100% मिलता है। तो 2029 तक जयपाल भाई सुबह ब्रेकफास्ट में झालमुड़ी? ये समय के अनुसार तय करते हैं सर, ये जो स्टेट हाँ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कचौड़ी बोला था तो हर चुनावों के बाद कचौड़ियां तली जा रही थी। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर आप सुबह मुझे चाय पर बुलाएंगे अगर कभी, तो मेरे को झालमुड़ी खिलाने वाले उस दिन ये तय करना पड़ेगा चुनाव कहाँ है। अगर बिहार में है तो लिट्टी चोखा है, और या बंगाल में है तो झालमुड़ी। नहीं, इंटरेस्टिंगली बंगाल में है तो नहीं, वो जो पुरानी परंपरा चली आ रही है रसगुल्ले वाली, वो नहीं, हमारा झालमुड़ी। देखिए वैसे तो ये भगवा की बात करते हैं, लेकिन गले में भगवा दुपट्टा पहन के मच्छी और भात भी खा लेते हैं। ये भी एक ठीक है। हाँ जयपाल भाई, देखिए मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूं, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वापस हरमौज में आ गए, अभी कहा आप एक स्टैंड तो क्लियर रखिए। पहले आप बोले एक जहाज भी नहीं आ रहे, 1-2 जहाज आ गए तो देख ले, 2 जहाज आके तपा लिया। देखिए अपने आप का स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले बोले ईरान से दुश्मनी हो गई, ईरान ने कहा भारत, मैंने आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, ईरान ने खुद आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। अब जयपाल जी बोलेंगे। अच्छा देश है, दोस्त देश है। आप अपना यही बात है कि कब आप विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते, देश का विरोध करने लग जाते, यही प्रॉब्लम है। सकारात्मक राजनीति कर नहीं सकते, और जिसका परिणाम है कि आप भी अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो। आप भी, वो मोदी जी कह रहे थे अभी अर्बन नक्सलवाद आप में आ गया, जंगलों से खत्म हो रहा है, ये सोच है। लेकिन फिर जयपाल भाई देखिए, जयपाल भाई ने कुछ दिनों पहले आपको क्रॉस किया था, मैं एक बार फिर दोबारा एक क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक वही आ गया कि जब राम माधव विदेश में बैठकर ये बोल रहे होते हैं कि भैया जब आपने 50% टैरिफ कहा तो हमने स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है प्रभु, हमने पेशेंस रख लिया, तो उन्होंने दे दिया। उन्होंने जो कहा उसका आ गया, गर्व कहाँ है? उस सेंटेंस में गर्व नहीं था। प्लीज जयपाल भाई, उसमें गर्व नहीं दिया ना उन्होंने। राम माधव कोई गर्व नहीं था, उससे हमें तो महसूस नहीं हुआ। ओपनर कर दिया कि जो बात कही वो ये नहीं थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कैसे नहीं थी, हम सबने सुना है। नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया सुबह। उन्होंने आज मेरा निवेदन इतना सा कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति का उनका स्टैंड ही नहीं पता है उनको। पहले वो कहते हैं कि देखिए हॉर्मोज में जहाज फंस गए, जहाज आ गए तो कहते हैं जेल क्यों आए। ठीक है, पहले कह रहे ईरान से अच्छी दोस्ती थी, अब ईरान ने दुश्मनी हो गई। 2 मिनट मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा, जितेंद्र जी आपसे लूंगा। 5 राज्य थे, सभी के लिए कुछ ना कुछ हासिल था। ऐसा नहीं था कि कुछ हासिल बिल्कुल मतलब कि कांग्रेस एक मुश्त अकेली छूट गई हो, जबकि ऐसा कई बार हुआ है। अगर 3-4 राज्यों में चुनाव हो, कांग्रेस अकेली छूट जाए, ऐसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस के लिए भी टेक्स हैं, बीजेपी के लिए तो टेक्स है ही हैं। उन्हें अपने मोमेंटम को बनाए रखना अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जानी है। वो भी तब जब संसद से सत्ता वैसा मैसेज नहीं दे पा रही है जैसा मैसेज सत्ता दिया करती थी आज तक। तो यहां से 29 तक का सफर कांग्रेस का और बीजेपी का किस तरह का देख रहे हैं? देखिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, बीजेपी के लिए डायरेक्टली कहीं ना कहीं 11 राज्यों में डायरेक्ट उनकी जो सरकार हो, 22 राज्यों में जो है जो एनडीए का जो है ना कहीं ना कहीं बहुमत के साथ मिलीजुली सरकार मुझे नजर आ रही है। आप देखेंगे, मैं आज देख रहा था, अब तो पुडुचेरी और बंगाल भी जोड़ ही देते हैं। हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 22-23 हो गए अब तो। हाँ। और इनका असर जैसे जैसे राज्यसभा में अब चुनाव आते रहेंगे राज्यसभा में भी देखने को मिलने लग जाएगा। जब अपन 2019 के चुनाव में जाते हैं, या फिर अभी 2024 का 25 का जो हमने लोकसभा चुनाव देखा, उसमें हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो 400 पार जो भाजपा बात कर रही थी वो पीछे हटे आए उसमें बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार ये जो रिजल्ट आ रहा है उससे भाजपा अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेगी। और 2029 के जो चुनाव है मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है, और अभी वो पूरी तैयारी के साथ है। उन्होंने जो 2024 को चुनाव को मैं उनकी हार की तरह से लेता हूँ, हार की तरह से इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो जो सोच रहे थे उस एस्पेक्ट में नहीं आ पाए। उन्होंने उसको अपनी तैयारी करी, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव मैदान में जुट गए। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी उसे जीत के तौर पे नहीं लेती। आज नितिन नवीन को अगर आपने सुना तो उन्होंने कहा कि 2024 वाली स्थिति के बाद भी एग्जैक्टली मैं भी कह रहा हूं, मैंने भी यही कहा वो उसको पकड़ के रखे, ऐसे नहीं जाने देंगे। बोला मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा ना 2024 की मैं हार बोल रहा हूं, क्योंकि वो अपने शब्दों पर नहीं आ पाए। क्योंकि जैसे आपने ध्यान दिया हो तो 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो जब प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि हम इतनी सीट जीतने वाले हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस था 2024 के उनके
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाए। लेकिन अब मुझे लेकिन उन्होंने तैयारी करी, अपनी पूरी फील्डिंग करी और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस मुझे कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई में और उलझती नजर आ रही है, उनकी प्लानिंग नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी दूसरे नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, जिससे कि इंडिया गठबंधन के नाम पे, इंडिया जो गठबंधन उसके नाम पे लोग और पार्टी एकत्रित हो और कुछ ना कुछ रिजल्ट बेहतर हो सके। तो मेरे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इंटरेस्टिंगली मैं एक पॉइंट अपने दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि हमें कम से कम बहुमत के आंकड़े के तो पार रखो। ये 2028 में आपको बहुत सुनने को मिलेगा और उसका आधार बनेगा वो विशेष सत्र जो हाल ही में गया है। तो आप विश्वास मानिए कि आप हमें 350 के पार नहीं रखेंगे तो इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी, उसकी भी नींव रख ली गई है। आप सोचिए कहां तक सोचा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत बहुत बधाई जयपाल भाई आपको, और अनुश्री एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर बैठे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।